नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आणविक वंशागति एवं जीन अभिव्यक्ति का भाग 5 पढ़ेंगे। आज के अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की जीनों के बारे में, जीनों का नियमन कैसे किया जाता है उसके बारे में और उत्परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए में विभिन्न प्रकार की जीन पाई जाती है। हमारे शरीर में जीन दो प्रकार की होती है। एक जीनों का ऐसा समूह जो सदैव क्रियाशील रहता है और एक जीनों का ऐसा समूह जो आवश्यकता अनुसार कार्य करता है, बाकी निष्क्रिय रूप में रहता है। ये जो जीन होते हैं, इनमें से सर्वप्रथम हम जो पढ़ेंगे वो है हाउस कीपिंग जीन या गृहस्थ जीन। वास्तव में हाउस कीपिंग जीन या गृहस्थ जीन क्या होती है कि सजीव कोशिकाओं में पाई जाने वाली ऐसी जीन जो सदैव अभिव्यक्त रूप में पाई जाती है, अर्थात ऐसी जीन जो सदैव सक्रिय बनी रहती है ताकि कोशिका का रखरखाव हो सके तथा इसका अस्तित्व बनाए रखा जा सके। अर्थात कुछ जीन ऐसी पाई जाती है जिनके सदैव सक्रिय रहने पर उस कोशिकाओं का मेंटेनेंस चलता है, रखरखाव चलता है। इनको हम हाउस कीपिंग जीन या गृहस्थ जीन के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पर एक कार्टून के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए ने अपने रखरखाव के लिए यहाँ पर इन दो चीज़ों को रखा हुआ है। ये आप एक समझने के हिसाब से देख सकते हैं। विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति आवश्यकता अनुसार होती है और इसका नियंत्रण निम्नानुसार होता है। देखिए विद्यार्थियों, ऐसे जीन जो आवश्यकता अनुसार ही कार्य करते हैं, उन जीनों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक स्विच ऑन स्थिति होती है इसकी और एक स्विच ऑफ स्थिति। वह परिस्थिति जिसमें जीन क्रियाशील रहती है उसे स्विच ऑन अवस्था कहते हैं, जबकि वह स्थिति जिसमें जीन क्रियाहीन हो जाता है अर्थात कार्य करना बंद कर देता है, इसको हम स्विच ऑफ स्थिति के नाम से जानते हैं। इंड्यूसिबल जीन्स, प्रेरणीय जीन जो पर्यावरण कारक की उपस्थिति में स्विच ऑन हो जाती है। मतलब हमारे जो विशिष्ट जीन पाए जाते हैं वो किसी न किसी प्रकार के विशेष कारक की उपस्थिति में सक्रियता दर्शाते हैं, अन्यथा वो निष्क्रिय बने रहते हैं। ऐसे ही जीनों को हम प्रेरणीय जीन कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं, लैक ऑपेरॉन। यह इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो दमनीय जीन पाए जाते हैं, ऐसे जीन जो किसी पर्यावरणीय कारक की उपस्थिति में स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो दमनीय जीन कहलाते हैं। हमारा इस अध्याय में मुख्य जो फोकस रहेगा वो इंड्यूसिबल जीन या प्रेरणीय जीन के ऊपर रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति के नियमन। हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए अनुलेखन अथवा एमआरएनए से प्रोटीन अनुवादन के दौरान किसी भी क्रिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात अगर आप चाहते हो या हमारी कोशिका चाहती है कि जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जाए, तो नियंत्रित करने के अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, अर्थात विभिन्न स्तरों पर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से नियमन को हम निम्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। कहां कहां पर इन जीनों को नियंत्रित किया जा सकता है, इनके क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले एपिजेनेटिक स्तर पर किया जा सकता है। दूसरा अनुलेखन स्तर पर किया जा सकता है, अर्थात जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उस स्तर पर किया जा सकता है। इसी प्रकार से पोस्ट अनुलेखन स्तर पर इसका निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुवादन स्तर पर इसका निर्माण किया जा सकता है और साथ ही पोस्ट अनुवादन स्तर पर भी निर्माण को नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं जहां इसको नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, सजीवों में जीनों का जो समूह होता है उस समूह को ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देखिए ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में जीनों का ऐसा समूह जो अनुलेखन द्वारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का संश्लेषण कर सकता है। अर्थात ये ग्रुप ऑफ जीन्स होता है। जीनों का ऐसा समूह होता है जो एक विशेष एमआरएनए का निर्माण करता है। ये एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक प्रकृति का होता है।
ये ओपेरॉन कई प्रकार के पाए जाते हैं, इनमें से मुख्य कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए यहाँ पर। एक होता है लेक ओपेरॉन, दूसरा हिज ओपेरॉन और आर्ज ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन जीवाणु में लैक्टोज शर्करा के उपापचय से संबंधित होता है, जबकि दूसरे दोनों ओपेरॉन दो विशेष अमीनो अम्लों के उपापचय से संबंधित होते हैं, जिसका नाम है हिस्टिडीन एवं आर्जिनिन। सामान्यतया जो भी ओपेरॉन होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के जीन पाए जाते हैं। उन जीनों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। पहले जो जीन पाया जाता है उस जीन को हम कहते हैं रेगुलेटर जीन, जिसको आई द्वारा दर्शाया जाता है। इसके जस्ट पड़ोस में पाया जाने वाला जो जीन होता है उसको प्रमोटर जीन के नाम से जानते हैं। उसके निकट पाए जाने वाले जीन को हम ऑपरेटर जीन के नाम से जानते हैं, और इसके आगे जो जीन पाया जाता है उसे हम संरचनात्मक जीन कहते हैं या स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो किसी भी ओपेरॉन में जीन जो पाए जाते हैं उनको 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। स्विच ऑफ स्थिति कैसे आती है? जैसे मान लीजिए आपके संवर्धन माध्यम में, जिसमें कि जीवाणु का संवर्धन किया जा रहा है, लैक्टोज शर्करा समाप्त हो जाती है। लैक्टोज शर्करा के समाप्त हो जाने पर वो स्विच ऑफ स्थिति आ जाती है, अर्थात यहाँ पर निर्मित नियामक प्रोटीन आपके ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाती है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है और उसके प्रभाव से एमआरएनए संश्लेषण रुक जाता है और जो एंजाइम निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लैक्टोज शर्करा की अनुपस्थिति में नियामक जीन द्वारा नियामक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो ऑपरेटर जीन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से जुड़ने से रोकता है। अर्थात जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन से हट जाता है तो संरचनात्मक जीन द्वारा आपके पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए निर्माण को रोक दिया जाता है। फलतः संरचनात्मक जीन लैक, जेड, वाई एवं ए निष्क्रिय हो जाते हैं, और जिसके प्रभाव से आपके यहाँ स्विच ऑफ स्थिति आ जाती है, जिसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहां देखिए, ये जो नियामक जीन होती है ये स्विच ऑफ कब होगी? यहां पर जैसे ही लैक्टोज शर्करा समाप्त हो जाती है, लैक्टोज शर्करा के समाप्त हो जाने पर यहां निर्मित रिप्रेशर प्रोटीन आपके ऑपरेटर के निकट आ जाने की वजह से प्रमोटर जीन जो होता है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाता है, जिसके प्रभाव से आगे संरचनात्मक जीन अपना कार्य करना बंद कर देती है। यूकैरियोट्स में नियमन देखिए, यूकैरियोट्स का आनुवांशिक पदार्थ बड़ा जटिल होता है। यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थ की जटिलता के कारण इसमें होने वाले जीनों का नियमन भी एक अत्यधिक जटिल प्रकार का होता है। यूकैरियोट्स में जटिल प्रकार का जीन नियमन पाया जाता है जो निम्न स्तर पर होता है। हो सकता है इसका नियमन अनुलेखन स्तर पर होता हो, आरएनए संसाधन के स्तर पर होता हो, या अनुवादन स्तर पर होता है। अर्थात अलग अलग स्तरों पर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यहां आप ऐसे समझ सकते हैं यूकैरियोट में जीन नियमन को कि किस प्रकार ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए से जब आरएनए बनता है उस समय इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला स्तर होता है आपका ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, अर्थात अनुलेखन के स्तर पर। दूसरा नियंत्रण किया जाता है आरएनए संसाधन के स्तर पर, अर्थात जब आरएनए बनता है उस समय यहां पर उसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। आरएनए संसाधन की प्रक्रिया के दौरान यदि हम उसे नियंत्रित करना चाहें तो एक कर सकते हैं। और अंतिम स्तर आता है ट्रांसलेशनल लेवल, अर्थात अनुवादन के समय भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए विद्यार्थियों, आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बहुत समय पहले एक गडरिया था। गडरिया कहते हैं भेड़ चराने वाले को। उसने क्या देखा कि जब वो भेड़ चरा रहा था तो भेड़ों के समूह में एक भेड़ ने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसमें बच्चे के जन्म के समय से ही पैर जो है आनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा छोटे थे, और उस भेड़ का नाम रखा गया एनकन भेड़।
तो उत्परिवर्तन के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जिसकी व्याख्या मिलती है, और इसको सबसे पहले देखने का श्रेय सेट राइट को जाता है। लेकिन इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से जो व्याख्या की गई वो व्याख्या सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने की, और ये 1901 में एक पौधा होता है जिसको इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी स्टडी की गई, इसका अध्ययन किया गया। अब बात आती है उत्परिवर्तन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अर्थात किसी सजीव के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाला अचानक ऐसा परिवर्तन जो आगे वंशागत होता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब भी कोई उत्परिवर्तन होता है और अगर वो वंशागत है तो ही उसे उत्परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है, अन्यथा शरीर के अन्य सामान्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को हम कायिक परिवर्तन कहते हैं, न कि उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में हम यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं। एक है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, अर्थात गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन, और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। जीनों में होने वाला उत्परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। पहला यहां हम पढ़ते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। किसी सजीव के गुणसूत्र की संरचना में या उसकी संख्या में होने वाला परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात हमारे को यह ध्यान रखना है कि गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आया है या उसकी संख्या में बदलाव आया है, इस आधार पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को हम और आगे अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देवियों और सज्जनों, यह ये संख्यात्मक परिवर्तन है, अर्थात प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की संख्या एक नियत यानी निश्चित पाई जाती है। जैसे मानव है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित अवस्था में इसकी संख्या 46 होती है। अगर इसकी संख्या में बदलाव आ जाता है तो उसे हम संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहेंगे, और संख्यात्मक उत्परिवर्तन के अंदर हो सकता है गुणसूत्र में 1 की वृद्धि हो जाए, हो सकता है गुणसूत्रों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाए, हो सकता है गुणसूत्र की संख्या में 1 की कमी आ जाए, हो सकता है गुणसूत्र की संख्या में 2 की कमी आ जाए। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में 1 या 2 की कमी या अधिकता होगी, उसे अलग श्रेणी में रखा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम जानते हैं कि मानव का जो जीनोम है वो द्विगुणित रूप में पाया जाता है। अगर यहां पर इसकी गुणिता में वृद्धि हो जाए, अर्थात 2n की जगह 3n हो जाए, 4n हो जाए, तो ये भी संख्यात्मक उत्परिवर्तन है, लेकिन इसे बहुगुणिता के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्री उत्परिवर्तन में संख्यात्मक परिवर्तन को दो श्रेणी में बांटा जाता है, एन यूप्लॉइडी या असुगुणिता। गुणसूत्र की संख्या में एक या एकाधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता का हो जाना। अर्थात मैंने आपको बताया था कि हो सकता है यहां पर 2n बराबर 46 होते हैं, हो सकता है +1 या +2 हो जाए, हो सकता है -1 या -2 हो जाए। ये हमारी असुगुणिता के नाम से जानी जाती है। यहां पर पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता किसे कहते हैं कि गुणसूत्र के संपूर्ण समुच्चय में वृद्धि का हो जाना बहुगुणिता कहलाता है। हम जानते हैं अगर गुणसूत्रों का केवल एक सेट उपस्थित है तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं। अगर गुणसूत्र के एक जैसे 2 सेट उपस्थित रहते हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। अगर 3 सेट उपस्थित रहते हैं तो ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड एंड सो ऑन। गुणसूत्री विपतन किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना में होने वाला परिवर्तन गुणसूत्री विपतन कहलाता है। यहां पर गुणसूत्र की संरचना ही बदल जाती है। गुणसूत्र के संरचना में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं ये आगे हम यहां पर देखेंगे। मुख्य रूप से पहला इसका संभावना बनता है वो होता है प्रतिलोमन, अर्थात किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूट करके उल्टा लग जाना क्या कहलाता है बताओ? प्रतिलोमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक गुणसूत्र है जिसमें ये जीनों का सीक्वेंस है ABCDEF। अगर किसी कारणवश मान लीजिए इसके अंदर ये भाग आपका टूट करके
रिवर्स हो जाता है। तो ये परिस्थिति ऐसे बनेगी A B D C E F। यहां देखिए पहले CD था जो बदल करके DC हो गया है, अर्थात गुणसूत्र के किसी खंड का टूट करके उल्टा जुड़ जाना प्रतिलोमन की श्रेणी में रखा जाता है। विलोपन किसे कहते हैं? यदि किसी गुणसूत्र के किसी एक भाग का टूट करके नष्ट हो जाना, एक भाग का टूट करके अलग हो जाना आपके विलोपन कहलाता है। इसको भी इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हो। मान लीजिए ये A B C D है, ये E और F है। मान लीजिए किसी कारणवश ये B भाग जो है नष्ट हो जाता है। इस B भाग के नष्ट हो जाने की स्थिति में जो गुणसूत्र में स्थिति बनती है वो क्या हो जाएगी? A B गायब हो गया, C D E और F बन जाता है। अर्थात गुणसूत्र में किसी खंड विशेष का टूट करके हट जाना विलोपन की श्रेणी में रखा जाता है। द्विगुणन किसे कहते हैं? अर्थात किसी गुणसूत्र में एक ही भाग का दो बार उपस्थित हो जाना, ये डुप्लीकेशन या द्विगुणन कहलाता है। इसे भी हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। सामान्य गुणसूत्र मान लीजिए आपके ये A B C D E और F है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए DNA का एक भाग जो है डुप्लीकेट हो गया, द्विगुणित हो गया, दो बार उपस्थित हो गया, तो यह स्थिति क्या बनेगी? A B C B C D E F। यहां बताइए कौन सा भाग है जो दो बार आया? ये वाला जो भाग है ये दो बार आया है, इसी को हम द्विगुणन के नाम से जानते हैं। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी कोशिका में पाए जाने वाले दो गुणसूत्र जो होते हैं उनका एक भाग टूट करके दूसरे गुणसूत्र के जुड़ जाता है और दूसरे भाग का जो है वो प्रथम वाले के जुड़ जाना। अर्थात मान लीजिए हमारे पास में एक गुणसूत्र दे रखा है आपका A B C D, ये आपका गुणसूत्र है, और ये दूसरा गुणसूत्र दे रखा है जिसमें दे रखा है आपके P Q R S। मान लीजिए किसी कारणवश ये भाग यहां पर टूट जाता है और यहां पर ये भाग टूट जाता है। जब ये भाग टूट जाए और अगर इसके स्थान पर आपके पुनः ए बी की जगह पी क्यू आ जाता है सी डी, और दूसरे वाले भाग के अंदर पी क्यू की जगह आ जाता है ए बी आर एस, इसमें क्या घटना घटी? एक भाग टूटा और टूट करके दूसरे के जुड़ गया। इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन के नाम से इसको जानते हैं। जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? अर्थात जीन में होने वाला परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी सजीव के जीनोम में एक या अधिक जीन में होने वाला परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन एक न्यूक्लियोटाइड विशेष में अगर होता है, अर्थात किसी एक बिंदु विशेष पर होता है, तो इसे हम बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, दाने दाने में केसर का दम। लेकिन अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में एक बिंदु का हम उत्परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो यह सेंटेंस बन सकता है दाने दाने में केसर का दम। देखिए इस दूसरे वाले उदाहरण में अगर मैं इस केसर में केवल एक बिंदु लगा देता हूं तो यहां हो जाएगा दाने दाने में कैंसर का दम। यह कहलाता बिंदु उत्परिवर्तन। अर्थात किसी जीन में एक न्यूक्लियोटाइड में होने वाला परिवर्तन ही हमारे बिंदु उत्परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य रूप से जीन उत्परिवर्तन को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन या जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, और इसको आगे साइलेंट, मिस सेंस और नॉन सेंस में डिवाइड करते हैं। जबकि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को आपके
विलोपन और योगज के रूप में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन जो हम यहां पर आपके कक्षा में पढ़ेंगे, उनमें पहला पढ़ते हैं ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ट्रांसवर्जन किसे कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, मिस सेंस उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, नॉन सेंस उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, और ऐसे उत्परिवर्तन जिससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो उसे हम साइलेंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। पहला आता है ट्रांजिशन। हम जानते हैं हमारे आनुवांशिक पदार्थ में प्यूरीन और पिरिमिडिन दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यदि प्यूरीन बेस का प्रतिस्थापन दूसरे प्यूरीन द्वारा कर दिया जाए, अर्थात प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन कर दा हो, या हो सकता है पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडिन द्वारा किया जाता हो, तो इसे हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रांजिशन एक प्रकार का ऐसा उत्परिवर्तन है जिसमें समान प्रकार के नाइट्रोजन क्षार को समान प्रकार के अन्य नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपकी एक सीक्वेंस दे रखी है एटीजीसी एटीजीसी। हम जानते हैं एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन श्रेणी में रखे जाते हैं, जबकि साइटोसिन और थायमिन को पिरिमिडिन श्रेणी में रखा जाता है। यहां पर आप देख लीजिए ये जो जी है जिसके ऊपर स्टार लगा रखा है ये हमारा प्यूरिन है। अगर किसी कारणवश अगर इस प्यूरिन का रिप्लेसमेंट अपन एडेनिन द्वारा कर देते हैं, तो हम जानते हैं गुआनिन भी प्यूरिन था, एडेनिन भी प्यूरिन था, तो प्यूरिन ने प्यूरिन को प्रतिस्थापित किया। ये आपका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ये सी को, देखिए ये पिरिमिडिन है और इसका प्रतिस्थापन इसी सीध में अन्य पिरिमिडिन द्वारा कर दिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि ये ट्रांजिशन है। ट्रांसवर्जन किसे कहते हैं? यदि एक प्यूरिन बेस का प्रतिस्थापन पिरिमिडिन द्वारा कर दिया जाए, अर्थात प्यूरिन का प्रतिस्थापन पिरिमिडिन कर दे या पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन प्यूरिन द्वारा कर दिया जाए, तो इसे हम ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें ग्रुप चेंज हो जाता है, ग्रुप में बदलाव हो जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो होने वाला परिवर्तन है वो ट्रांसवर्जन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने थायमीन को स्टार बना रखा है। थायमीन हम जानते हैं क्या है, थायमीन जो होता है आपका क्या होगा, पिरिमिडिन है, और इसका प्रतिस्थापन ऐसे कर दिया, अर्थात ये एक क्या है, ये हमारा होता है प्यूरिन। इसे ही हम ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक निश्चित न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, उस निश्चित न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में अगर हम अतिरिक्त संख्या के अंदर एक नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड का प्रवेश करवा देते हैं तो उस फ्रेम में बदलाव आ जाता है। इस होने वाले बदलाव को ही हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। यहां आप देख लीजिए कैट कैट कैट, यहां आपने क्या देखा कि एडिशन किया है। हमने क्या किया, इस केट के बाद में एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। अब देखिए पहले न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी थी, 9 थी। अब ये संख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि यहां पर एक अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड का प्रवेश हुआ है, इसको जोड़ा गया है, इसीलिए हम एडिशन या हम योगज कहते हैं। जबकि दूसरी में आप देख सकते हो वापस कैट कैट कैट, यहां पर सी को हमने डिलीट कर दिया, अर्थात यहां पर एक की संख्या घटा दी, तो यहां पर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या आप देख सकते हो घट करके 8 रह जाती है। इसे विलोपन की श्रेणी में रखा जाता है और डिलीशन कहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में यहां आपके न्यूक्लियोटाइडों का क्रम बदल जाता है, उसकी फ्रेम जो है शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए इसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मिस सेंस उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि किसी जीन के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में प्रतिस्थापन के फलस्वरूप किसी अन्य प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, अर्थात जो प्रोटीन बननी चाहिए उसके स्थान पर कोई अन्य प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, इसे मिस सेंस उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। हम जानते हैं सिकल सेल एनीमिया जो होता है
उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। अगर किसी कारणवश इस 6वें स्थान पर वैलीन का प्रतिस्थापन हो जाए, अर्थात ग्लूटामिक अम्ल हट करके वेलिन अगर आ जाता है तो इसे हम मिससेंस उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहां पर आप समझ लीजिए, ये आपका 6 नंबर का कोडोन है। इस 6 नंबर के कोडोन में GAG अगर उपस्थित रहता है तो उस परिस्थिति में ये GAG आपके ग्लूटामिक अम्ल का संश्लेषण करता है, अर्थात इसको कोड करेगा। लेकिन हुआ क्या, यहां पर आपके ए का रिप्लेसमेंट टी द्वारा कर दिया गया और इस टी द्वारा इसका रिप्लेसमेंट कर देने की वजह से ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है, जिससे आपके ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है और हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव के कारण आरबीसी की संरचना जो उभय अवतल होती है उससे बदल करके हंसियाकार हो जाती है और एक गंभीर रोग प्रकट होता है। नॉनसेंस कोडोन किसे कहते हैं कि यदि नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम में बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा एमआरएनए में स्टॉप कोडोन का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक परिवर्तन के कारण अगर वहां स्टॉप कोडोन निर्मित हो जाता है तो उसे हम नॉनसेंस उत्परिवर्तन कहेंगे। इसके कारण जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या डीएनए से जो एमआरएनए बना, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन का निर्माण ही रुक जाता है। तो प्रोटीन के निर्माण के रुक जाने का एक कारण बनता है ये नॉनसेंस उत्परिवर्तन। ये भी खतरनाक होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कोई कोडोन की सीक्वेंस है GAA GAA GAA। इसमें से अगर मान लीजिए इस गुआनिन का रिप्लेसमेंट हम यूरेसिल द्वारा कर देते हैं, यूरेसिल द्वारा इसका जब प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर जी हट करके यू आ जाता है और हम जानते हैं कि UAA एक स्टॉप कोडोन होता है जो आपके अनुवादन की क्रिया को वहीं रोक देता है। इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है उसे ही हम नॉनसेंस उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन किसे कहते हैं कि यदि बिंदु उत्परिवर्तन के लक्षण प्रारूप अप्रभावित रहते हो, अर्थात कभी कभी कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसके बदलाव की वजह से न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात मान लीजिए आपके पहले जो सीक्वेंस थी उसकी वजह से दूसरी सीक्वेंस में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर UUU है, ये हमारे फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है और फिनाइल एलेनिन को ये जो कोड कर रहा है, अगर बाई चांस इसका U यहाँ से हट जाए और इसके स्थान पर अगर UUA आ जाता है तो ये भी हमारे फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में बदलाव के कारण ओवरऑल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है प्रोटीन पर, क्योंकि पहले भी वहां फिनाइल एलेनिन था और अभी भी है। तो ये हमारा साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटाजन किसे कहते हैं कि ऐसे भौतिक या रासायनिक या जैविक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, अर्थात ऐसे कोई भी भौतिक पदार्थ या भौतिक अवस्था, रासायनिक पदार्थ या जैविक घटक जिसके प्रभाव से उत्परिवर्तन प्रेरित होता है उसे हम म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन के नाम से जानते हैं। ये जो 3 मुख्य श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को भी आगे और उपविभाजित किया जा सकता है। एक होता है हमारा भौतिक उत्परिवर्तन। भौतिक जो कारक होगा उसमें पहले नंबर पे आता है हमारा विकिरण। विकिरण के अंदर हम जानते हैं कि एक्स विकिरण को रखा जा सकता है, गामा विकिरण को रखा जा सकता है, यूवी विकिरण को रखा जा सकता है। तापमान और आर्द्रता भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जो आगे जाकर के सजीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थों में वैसे तो आज के समय पर
सैकड़ों की संख्या में ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं मस्टर्ड गैस और तंबाकू। तंबाकू से निकलने वाला धुआं जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में जाकर के विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन को प्रेरित करेगा और इसी के प्रभाव से हमारे कैंसर होने की संभावना भी रहती है। जैविक उत्प्रेरक, अब जैविक घटक जो रहते हैं वो जो जैविक उत्परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार घटक रहेंगे उनको हम जैविक कारक कहते हैं। इनमें विशेष रूप से वायरस को श्रेणी में रखा गया है। वायरस जो होते हैं इसके द्वारा होने वाला जो परिवर्तन है वो आपके उत्परिवर्तन होगा और ये भी हमारे आगे जाकर के समस्या उत्पन्न कर सकता है। अर्थात ऐसे सारे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं वो सारे कारक आपके उत्परिवर्तन जन के नाम से जानते हैं, म्यूटाजन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा आणविक वंशागति और जीन अभिव्यक्ति वाला अध्याय समाप्त होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें बनते हैं। हमारे इन सभी भागों को अगर हम समझ सकते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।